अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? एज़ यू नो कि हम सेकंड चैप्टर पे हैं और उसका टाइटल है मनी। आज हम पढ़ेंगे कि ज़र की तलब। कल हमने ज़र की रसद और उसके ज़राए पढ़े थे। जो आज का टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे ज़र की तलब। और ज़र की तलब हम किन किन मकासद के लिए करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आता है घरेलू मकासद के लिए। आप सबको मालूम है कि घरेलू मकासद के लिए ज़र की तलब आपको खाना पीना, यानी इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो रोटी कपड़ा मकान, ये आपकी बेसिक ज़रूरियात हैं। इनके लिए आपको क्या चाहिए? पैसे की ज़रूरत है। ज़र क्या होता है? इनफैक्ट पैसा ही है। इसकी ज़रूरत क्यों होती है आज हम वो देखेंगे। फिर दूसरी है आपकी कारोबारी ज़रूरियात के लिए है। ज़ाहिर बात है कुछ लोग तो जॉबियन सेक्टर्स में होते हैं, कुछ कारोबार के लिए भी पैसा रखते हैं। और तीसरी है मुहर्रक पेशबंदी। मुहर्रक पेशबंदी का ये मतलब है कि बिसाइड द बेसिक ज़रूरियात, यानी कि आपने खाना पीना जो भी राशन पानी आपका डेली बेसिस पे, तालीम सेहत, इसके अलावा भी आपको फ्यूचर में शादी ब्याह के लिए या ऐसी भी सूरत हाल पेश आ सकती है कि कोई बीमार पड़ सकता है, तो इस सब के लिए भी आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है। तो इसको हम कहते हैं मुहर्रक पेशबंदी। यानी अगर हम इन तीनों कैटेगरीज़ को कंबाइन करके एक में बना दें तो इसका यही मतलब है कि इन तीनों को इकट्ठा करके हम नाम दे देते हैं ज़र की मामलाती तलब। यानी इन तीनों को इकट्ठा कर दिया है और ये बन गई है आपकी ज़र की मामलाती तलब। ज़र की मामलाती तलब किसका तफ़ाइल है या फंक्शन है? आमदनी का। यानी आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपकी ज़र की मामलाती तलब भी बढ़ जाएगी। ये नोटेशन मैं यूज़ कर रही हूँ LTD इंग्लिश में, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के लिए। यानी आमदनी बढ़ने से आप ज़र की मामलाती तलब बढ़ाते हो। अगर मैं इसका ख़त बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका एक्स एक्सिस बन गया, इस पर आमदनी ले ली, और वाई एक्सिस पे आपने क्या ले लिया? LTD लिख लें या जो भी लिख लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, ज़र की क्या है? मामलाती तलब ले ली। यानी जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है तो ज़र की मामलाती तलब भी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए ये ख़त क्या कौन सा रुझान रख रहा है? मुस्बत। इसके लिए आप अपनी आसानी के लिए फ़िगर्स भी डाल सकते हैं। यहाँ 10,000 लिख लें या 20 कर लें। और ज़र की मामलाती तलब पहले 10 थी, अब कितनी है? 20। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि जैसे आमदनी बढ़ेगी ज़र की मामलाती तलब भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि ये मुस्बत झुकाव रखेगा ये ख़त। ठीक है, अब ये तो हो गई थी ज़र की मामलाती तलब। इसमें हमने 3 कैटेगरीज़ को इंक्लूड किया था। घरेलू मकासद भी इसमें डाल दिए, कारोबारी ज़रूरियात और मुहर्रक पेशबंदी, यानी जो शादी ब्याह या बीमारी के लिए जो पैसा चाहिए वो हमने इस कैटेगरी में डाल दिया। अब हम दूसरी बात करते हैं कि हमें ज़र किस लिए चाहिए होता है। एक तो हमें आमदनी का फंक्शन बताया कि ज़र की मामलाती तलब है आमदनी का मुस्बत तफ़ाइल है कि यानी आमदनी बढ़ती है तो ज़र की मामलाती तलब बढ़ती है, आमदनी कम होगी तो ज़र की मामलाती तलब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तो वैसे नोटेशन है, आप उर्दू में भी ये लिख सकते हो। आमदनी इस तरह कर लें, आमदनी के बढ़ने से एरो बना लें, ज़र की मामलाती तलब भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और ये कम होने से ये कम हो जाएगी। और हाँ, अगर हम सट्टेबाजी की बात करें, इसका ताल्लुक आमदनी से नहीं, किस के साथ होगा? शरह सूद के साथ। यानी जब शरह सूद बढ़ती है तो आप सट्टेबाजी के लिए तलब कम कर देते हैं, यानी कम पैसा अपने पास रखेंगे। और शरह सूद के बढ़ने पे आप क्या करते हैं? बॉन्ड्स ख़रीदते हैं। बॉन्ड क्या होता है? इस तरह से एक पीस ऑफ पेपर है, इसकी कोई वैल्यू है 1000, इसके ऊपर 5% शरह सूद है। एक माह बाद समझे इसने मैच्योर होना है, यानी 1 माह बाद आपने 1000 के बदले में आपको कितना मिलेगा? इसका 5%, हर 100 के ऊपर 5 लगा लें तो आपको अंदाज़ा कि कुछ अमाउंट आपको शरह सूद की सूरत में मिल जाएगी। इसका ताल्लुक आमदनी से नहीं बल्कि शरह सूद से होता है। अगर हम इसका ख़त बनाएंगे, चले मैं थोड़ा टेबल भी आपके लिए बना देती हूँ, यहाँ बना देते हैं। शरह सूद और सट्टेबाजी के लिए तलब। शरह सूद जब 5 से बढ़ के 10% होगी, ज़र की सट्टेबाजी के लिए तलब क्या आ जाएगी? 40 से कम हो गए 30। यानी शरह सूद बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? कैश को कम करके बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे। तो इसलिए ये ख़त कौन सा बनेगा? मनफी झुकाव वाला। यहाँ पे सॉरी आमदनी नहीं आना, यहाँ पे शरह सूद लिखा जाएगा कि जैसी शरह सूद, चले ऐसे ही कर ले, 5% थी तो ये इतनी थी 40। अब जैसी शरह सूद बढ़ गई है
तो ये मामला सट्टेबाजी के लिए तलब पहले से कम हो गया। तो ये कौन सा झुकाव रखेगा, माइनस, यानी सट्टेबाजी के लिए इसका ताल्लुक आमदनी से तो नहीं होगा, ये शरह सूद से होगा कि लोगों का बॉन्ड के बारे में कौन सा रुझान है, किस तरह से वो बॉन्ड ख़रीदना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते। ये तो थोड़ी सी थी, हमने ज़र की तलब को वो घरेलू मकासद के लिए पढ़ा, कारोबारी ज़रूर, इन तीनों को कंबाइन करके हमने एक बना दिया और दूसरी कैटेगरी हमने सट्टेबाजी की मद में बना दी। अब हम देख लेते हैं कि ज़र की ये दो थी बातें, इसमें आप देख लें कि जो ज़र की मामलाती तलब है वो किसका तफ़ाइल है, आमदनी का, यानी इसका इन्हिसार आमदनी पे होता है कि आमदनी के बढ़ने से ये बढ़ जाती है और आमदनी के कम होने पे ये कम हो जाती है। जबकि अगर हम सट्टेबाजी के लिए तलब की बात करें तो इसका ताल्लुक आमदनी से नहीं होगा कि शरह सूद से होगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो एसेट होल्ड करते हैं, वो बॉन्ड्स भी ख़रीदने में इंटरेस्ट रखते हैं, शेयर्स लेते हैं। तो जब शरह सूद बढ़ेगी उन लोगों को ऐसी चीज़ों में अट्रैक्शन दिखेगी, वो बजाय कि अपने पास कैश को होल्ड करने के वो तरजीह देंगे बॉन्ड्स रखने के। इसलिए वो कहते हैं कि जैसे शरह सूद बढ़ेगा सट्टेबाजी के लिए ज़र की तलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी लोग पैसा कम करके बॉन्ड्स को अपने पास रखना शुरू कर देंगे। अब हमारे एक दो और टॉपिक्स हैं, उनको भी कवर करते जाते हैं। ज़र की मामलाती रफ्तार गर्दिश। अब रफ्तार गर्दिश क्या होती है, यानी रफ्तार गर्दिश से मुराद है कि एक नोट एक साल के दौरान कितने हाथों में गर्दिश करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि अशिया की रसद की बात बिल्कुल डिफरेंट है। जब ज़र की रसद की बात हो तो वो एक नोट एक हाथ में नहीं रहता, बल्कि वो ज़र गर्दिश करता है। ठीक है, इसका फार्मूला है V = PT/M। V क्या है, आपकी रफ्तार गर्दिश, यानी एक नोट एक साल में कितने हाथ बदलता है। P क्या है, कीमतों का मेयार। T है लेन देन की मिकदार और M क्या है, ज़र की रसद। ज़र की रसद और ज़र की रफ्तार गर्दिश के लिए हम जो एक टाइम पीरियड लेते हैं वो है, यानी ज़र की रफ्तार गर्दिश को जो मैयर करने के लिए हम टाइम लेते हैं वो कितना होगा, एक साल का होगा। ठीक है, शय की मिकदार V = PT/M, यानी P आपकी कीमतें, T लेन देन की मिकदार और M ज़र की रसद। ठीक है, ये तो होगी ज़र की मामलाती रफ्तार गर्दिश। ठीक है, और इसके लिए हम जो इस टाइम पीरियड इस्तेमाल करेंगे वो कितना होगा, एक साल का अरसा होगा। अगर आपके पास कीमतें भी दी हों, V इस तरह लिखें, कीमतें आपके पास है, P की, एक मिनट मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको कर देती हूँ। V है, आपने मालूम करनी, आपको नहीं पता, P = 10, T 100 और M आपके पास 200, ऐसे ही समझाने के लिए। V = PT/M, तो कैसे होगा, V = P आपके पास है 10 × T/M आपके पास है 200, ये इससे कट गया, 2 5 10, तो V = 5, यानी एक नोट 5 हाथ बदलता है एक साल के दौरान। ये तो वैल्यूज़ हमने कुछ इस तरह से ली थी आपने। अच्छा, V = 5 हमारा आंसर आया, यानी कि वेलोसिटी या रफ्तार गर्दिश कितनी है, 5, यानी एक नोट। ऐसे आसानी के लिए आप ये वैल्यूज़ बढ़ा भी सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है। इसको ये कर दें, इसको T को भी 1000 कर दें, चलो एक एक ज़ीरो बढ़ गई तो आपकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, 500 आ जाएगा या 50 आ जाएगा, जो भी है। ठीक है, और इसी तरह इसका एक और टॉपिक इसी से मिलता जुलता है, वो थी ज़र की मामलाती रफ्तार गर्दिश, यानी कि जब एक नोट एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है तो उसके नतीजे में आमदनी में भी इजाफा होना चाहिए। यानी वो तो ठीक है, हमने उसमें पढ़ लिया कि ये इतनी वेलोसिटी है, कि यानी जब पैसा सर्कुलेट होता है तो उसके नतीजे में कितनी आमदनी होती है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट, जब मुल्क में हकीकी आमदनी में इजाफा तभी होता है जब हम नई पैदाशुदा अशिया को ख़रीदते हैं। जो पुराने स्टॉक में से ख़रीदते हैं तो उस वक्त आपकी आमदनी में इजाफा, हकीकी आमदनी में इजाफा नहीं होता। अब इसका जो आमदनी रफ्तार गर्दिश का फार्मूला है वो इसके लिए Y आमदनी के लिए लगा दिया, NNP/M। अब NNP भी वही होता है तकरीबन आपका PT। ये अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो एक साल में पैदा की जाती है, वो क्या होती है कि चीज़ों की मिकदार ज़रब कीमतें ही होती हैं ना। यानी कि जस्ट आपको समझाने के, NNP क्या होता है आपका, जब GNP यानी कि खाम कौमी पैदावार में से आपने डेप्रिसिएशन या फरसूदगी के अखराजात को निकाल दें तो आपके पास क्या बचता है, NNP, जिसको कहते हैं खालिस कौमी पैदावार। NNP क्या है, खालिस कौमी पैदावार। ठीक हो गया, तो ये था। अगर आपके पास खालिस कौमी पैदावार आपको दी हुई है,
10,000 और m क्या है 200, तो आप निकाल सकते हैं v/50, यानी आपकी आमनी रफ्तार गर्दिश है 50। और हम जानते हैं कि जैसे ही आपकी खालिस हकीकी आमदनी में इजाफा सिर्फ उसी सूरत में होगा जब आप नई पैदाशुदा अशिया को ख़रीदते हैं, पुरानी अशिया को ख़रीदने से इजाफा नहीं होगा। जैसे ही ज़र की मिकदार इकॉनमी के अंदर या माशत के अंदर बढ़ेगी तो कीमतें भी क्या हो जाएंगी, बढ़ेंगी। इसके ऊपर कंप्लीट थेरी है नज़रिया मिकदार ज़र के नाम से, जिसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसी को अच्छी तरह रिवाइज़ कर लें। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे, काइंडली अपनी स्टडी को सीरियस लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब तक ये सिस्टम इस तरह से चलेगा, लॉकडाउन कब तक बरकरार रहेगा। स्टे होम स्टे सेव, ये तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि सोशल मीडिया तो हर इंसान ही यूज़ करता है। तो काइंडली चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा, तो ज़हमत कर लिया करें कि लेक्चर भी देख लें। अल्लाह हाफिज़।